वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस फिफ्थ लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो अब तक हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में फॉर द 3D स्पेस। ठीक है, 3D स्पेस में हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है वो हमने अब तक पढ़ा हुआ था। अब हम 3D से आने वाले हैं किस पर? 2D पर। ठीक है, देखिए 2D में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे हम निकालेंगे। ये हमारा वो फॉर्मूला कुर्ज़बैक्स इक्वेशन। ठीक है, अभी हम पिछली दो स्लाइड्स को भी देखेंगे, लेकिन हमारा जो प्लेनर मैकेनिज्म का मेन फॉर्मूला है इस पूरी थ्योरी ऑफ मशीन में हम देखने वाले हैं। अधिकतर प्लेनर मैकेनिज्म जहां पर बात आएगी प्लेनर मैकेनिज्म की, वहां पर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। क्या है हमारा? F इज डिनोटिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। L इज द नंबर ऑफ लिंक्स, L हमारे सिस्टम में जो नंबर ऑफ लिंक्स है। L-1 हमने क्यों किया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर हम प्लेनर मैकेनिज्म की बात करें, कि हम प्लेनर मैकेनिज्म में देखें, तो प्लेनर मैकेनिज्म में हमारी मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी पॉसिबल थी? 3। मैंने आपको पहले बताया था स्पेस में 6 पॉसिबल होती है और प्लेनर मैकेनिज्म में 2D में मैक्सिमम 3 कर सकता है। और अगर L नंबर ऑफ लिंक्स में से मैंने एक को फिक्स कर दिया, ठीक है, इफ सपोज फॉर द 2D और 2 डायमेंशनल, और इसको प्लेनर भी बोलते हैं, प्लेनर मैकेनिज्म। और फॉर प्लेनर मैकेनिज्म अगर वी हैव L नंबर ऑफ लिंक्स, इफ वी हैव L नंबर ऑफ लिंक्स जिसमें से मैंने एक को फिक्स कर दिया, अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया तो कितनी नंबर ऑफ लिंक्स बची हमारे पास विच आर मूवेबल, जो मूव कर सकती हैं। L में से एक को हटा दीजिए, कितना बचेगा? L-1 मूवेबल लिंक। ठीक है, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ मूवेबल लिंक्स बची? L-1। अब देखिए, अगर मैं प्लेनर मैकेनिज्म की बात करता तो अगर मेरे पास सिर्फ एक लिंक होती तो वो एक लिंक प्लेन में कितने मैक्सिमम पॉसिबल मोशंस कर सकती थी? 3। एक तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेटरी कर सकती थी, ठीक है, अगला जेड एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेटरी कर सकती थी प्लेन में, ठीक। या आप बोल सकते हो अगर आपने एक्स वाई प्लेन लिया है, ये डिपेंड करेगा कि आपने प्लेन कौन कौन सा लिया है। अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं, इसको वाई मान लेता हूं, तो एक तो एक्स में ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, एक तो वाई में ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, और एक यहां पे रोटरी हो सकता है। तो मैक्सिमम 3 कर सकती थी अगर एक लिंक होती, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर नंबर ऑफ लिंक्स कितनी बची? L थी, एक को मैंने फिक्स कर दिया, बची कितनी? L-1। अब एक कर सकती है 3 मैक्सिमम पॉसिबल मोशंस, तो L-1 लिंक्स कितनी करेंगी? 3L-1। ठीक है, यहां पर वही लिखा हुआ है 3L-1। तो आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर 3L-1 कहां से आया। अब इसमें से अगर जितनी रेस्ट्रिक्शंस है, ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी है हमारी रेस्ट्रेंट्स, या इसको आप रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट्स कुछ भी बोलो। अगर मैक्सिमम पॉसिबल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से मैं रेस्ट्रेंट्स को या कंस्ट्रेंट्स को हटा दूं तो नेट हमारे सिस्टम में कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बची रह गई वो हमें मिल जाएगा। तो यहां पे अब देखिए 2 तरीके के पेयर हमने पढ़े थे, ठीक है, एक तो लोअर पेयर और दूसरा हायर पेयर। अगर मैं प्लेनर की बात कर रहा हूं, अब मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं प्लेनर मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो प्लेनर मैकेनिज्म में हमारे पास 2 तरीके के पेयर होंगे। कौन कौन से? एक तो लोअर पेयर या तो हायर पेयर। स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि स्पेस में कई सारे पेयर्स पॉसिबल थे, यहां पे प्लेनर मैकेनिज्म में हमारे पास या तो लोअर पेयर होगा या तो हायर पेयर। अब एक लोअर पेयर कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था? अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे लिखा था दैट 1 लोअर पेयर 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक लोअर पेयर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी थी? 1। तो अगर एक लोअर पेयर की 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी तो वो रेस्ट्रिक्ट कितने को कर रहा है? 2 को, ठीक है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सारी रेस्ट्रिक्शंस को माइनस करना पड़ेगा। तो जे मेरा क्या बता रहा है, जे इज माई लोअर पेयर। ठीक है, क्या है यहां पे, जे इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, जहां पर बाइनरी ज्वाइंट या आप लोअर पेयर बोल सकते हो। और यहां पे एच क्या बताएगा हमें, एच बताएगा हमें हायर पेयर। ठीक है, तो आप इसको चाहे बाइनरी ज्वाइंट बोलो, क्योंकि जहां पर बाइनरी ज्वाइंट होगा, दो लिंक्स जुड़ी होंगी, वहां पे लिंक का सरफेस कांटेक्ट हो रहा होगा। पिन ज्वाइंट अगर आप इस तरीके से मानो तो वहां पे सरफेस कांटेक्ट ही हो रहा होगा, तो सरफेस कांटेक्ट को मैं लोअर पेयर ले सकता हूं। तो एक लोअर पेयर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, एक, कितनों को रेस्ट्रिक्ट करेगा, दो, तो मुझे उस दो रेस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हायर पेयर आते हैं, हायर पेयर पे। हायर पेयर की खुद की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, दो। हमने पढ़ा था दैट वन हायर पेयर इज इक्वल टू टू लोअर पेयर इज इक्वल टू टू। तो लोअर पेयर की जगह मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रखूं तो एक हायर पेयर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, दो। तो वो कितने को रेस्ट्रिक्ट करेगा, एक को। तो मुझे वो एक, इस एच के आगे कितना लिखा हुआ है, वन। बाय डिफॉल्ट हम वन मान सकते हैं, तो इस एक रेस्ट्रिक्शन को हमें हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास नेट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 3l-1 - 2j - h। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कुर्ट्ज़बैक्स इक्वेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कुर्ट्ज़बैक्स इक्वेशन। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है दैट f इज इक्वल टू 3l-1 - 2j - h। ठीक है, 3l-1 - 2j - h, 3 ब्रैकेट में l-1 - 2j - h, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वेयर f इज माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेयर h इज माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेयर h इज माई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। l, व्हाट इज l? l इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लोअर पेयर्स। ठीक है, या नंबर ऑफ लिंक्स बोल सकते हो। l इज माई टोटल नंबर ऑफ लिंक्स। l को हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ लिंक्स। j क्या है हमारा, j हमारा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, j इज माई नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लोअर पेयर, या इसको आप बाइनरी ज्वाइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, चाहे आप j को इक्विवेलेंट लोअर पेयर बोलो, या चाहे आप उसको क्या बोलो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बाइनरी ज्वाइंट, दोनों ही सेम बात है। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 3l-1 - 2j - h। एंड h क्या है यहां पे हमारा, h इज द हायर पेयर। यहां पे लिखा हुआ है h इज द नंबर ऑफ हायर पेयर। तो जितने भी आपको हायर पेयर दिखाई देंगे, जितने भी पॉइंट कॉन्टेक्ट्स दिखाई देंगे, वो आपको अपने सिस्टम से माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा दिस इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज ट्रू। देखिए, अभी हम एक इसका कुर्ट्ज़बैक पैराडॉक्स भी पढ़ेंगे। आने वाले टॉपिक में एक टॉपिक होगा हमारा कुर्ट्ज़बैक पैराडॉक्स। कुर्ट्ज़बैक पैराडॉक्स, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। उस स्पेशल कंडीशन को हम बाद में देखेंगे कि वो कंडीशन कैसे वर्क करेगी। वहां पे एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट आएगा, पर अभी हम यहां पे बेसिक देखते हैं। बेसिक आपको क्या ध्यान रखना है कि हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दैट्स इट। क्या है, f इज इक्वल टू 3l-1 - 2j - h। ये फॉर्मूला आपके बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, माउथ के टिप पे होना चाहिए। f इज इक्वल टू 3l-1 - 2j। ठीक है, वेर l इज द नंबर ऑफ लिंक्स, j इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लोअर पेयर्स बोलिए या बाइनरी ज्वाइंट्स बोलिए, h को क्या बोल सकते हैं हम, h हमारा यहां पे क्या है, नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक है, पीछे वाली स्लाइड में हम आते हैं। देखिए, अब हम कुछ चीजों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखते हैं। यहां पे क्या है, कुछ चीजों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए, पिन ज्वाइंट या रेवोल्यूट ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट या रेवोल्यूट पेयर, जहां पर हमें पिन ज्वाइंट या रेवोल्यूट पेयर दिखाई देगा, तो वहां पे हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1।
रेवोल्यूट पेयर अगर आपको याद हो, मैंने आपको शाफ्ट वाला एग्जांपल बताया था। रेवोल्यूट पेयर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक शाफ्ट वाला एग्जांपल बताया था कि मैंने एक बॉडी में सर्कुलर होल किया, उसमें सर्कुलर शाफ्ट को मैंने क्या किया, इंसर्ट करा दिया, और साइड में क्या लगा दिया था मैंने, कॉलर। अगर आपको ये फिगर ध्यान में आ रहा हो, कुछ इस तरीके का था। यहां पे एक शाफ्ट था इसके अंदर, ठीक है। तो ये शाफ्ट अगर यहां पे मैं साइड में कॉलर्स लगा दूं, अगर यहां पे मैं साइड में यहां पे ऐसे कॉलर्स लगा दूं, कॉलर्स क्या करेगा, इस शाफ्ट के लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, जाने नहीं देगा। तो ये शाफ्ट आपको सिर्फ कैसे दिखाई देगा, अपनी एक्सिस के अबाउट रेवोल्यूट करते हुए, ठीक है। ये शाफ्ट आपको सिर्फ इस तरीके से दिखाई देगा। तो दिस इज अ रेवोल्यूट पेयर। तो रेवोल्यूट पेयर के केस में पिन जॉइंट में आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ वो अपनी एक्सिस के अबाउट रेवोल्यूट कर रहा है, पिन जॉइंट। पिन जॉइंट का एक अच्छा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जैसे अगर इस पेन को यहां पे मैं इस तरीके से लगा दूं, दिस इज माई लिंक नंबर 1 एंड दिस बोल्ड इज माई लिंक नंबर 2, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बोल्ड पे यहां पे इस तरीके के लगाकर दिस लिंक नंबर 1 लिंक नंबर 2, इन दोनों को मैंने जोड़ा, और जोड़ने के बाद यहां पे मैंने पिन कर दिया, एक पिन लगा दिया। तो पिन लगाने के बाद आप देखिएगा, यहां पे पिन लगाने के बाद ये आपको सिर्फ एक ही इस तरीके से रेवोल्यूट करती हुई ही दिखाई दे सकती है, इसके अलावा ये और कोई मोशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको रेवोल्यूट करती हुई ही दिखाई देगी, इसके अलावा ये आपको और कोई मोशन करती हुई नहीं दिखाई देगी। तो ये आपको सिर्फ रेवोल्यूट पेयर में कुछ इस तरीके से रेवोल्यूट करता हुआ दिखाई देगा। तो दैट इज पिन जॉइंट। तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। स्लाइडिंग पेयर, जहां पर कोई चीज स्लाइड कर रही हो, तो स्लाइडिंग पेयर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है, जो मैंने एक रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक पेयर आपको पढ़ाया था कि रेक्टेंगुलर होल के अंदर मैंने वहां पे एक रेक्टेंगुलर बार को इंसर्ट कराया था, और उसका सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन ही पॉसिबल था। या आप क्या बोल सकते हो, किसी स्लाइडर को किसी सरफेस पे आप मूव करा दो, तो ये स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, मतलब स्लाइडिंग पेयर हो गया। तो सिर्फ ये स्लाइड ही कर सकता है, इसका मोशन आपको सिर्फ इस तरीके से ही मिलेगा, स्लाइडिंग पेयर मिलेगा, तो सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल है। तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, स्क्रू पेयर, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 1। स्क्रू पेयर, नट एंड बोल्ट वाला एग्जांपल, तो वो सिर्फ घूमेगा स्क्रू पेयर, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। सिलिंड्रिकल पेयर, मैंने आपको बताया सिलिंड्रिकल पेयर अभी अभी आज समझाया था। सिलिंड्रिकल पेयर किस तरीके से था, ठीक है। सिलिंड्रिकल पेयर कैसे दिखाई था आपको, लेट्स से ये कोई वी नोच टाइप की चीज है, उसमें मैंने किसी सिलेंडर को इस तरीके से इंसर्ट करा दिया, इस तरीके से रख दिया, सिलेंडर पेयर हो गया, सिलेंडर है। तो ये सिर्फ या तो रोटेट कर सकता है या तो इस तरीके से मूव कर सकता है। तो सिलेंड्रिकल पेयर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेरी कितनी हो जाएंगी, सिलेंड्रिकल पेयर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारी, 2। स्फेरिकल पेयर में हमने पहले पढ़ रखा है 3 होती है। और प्लेनर पेयर, प्लेनर मतलब जहां पे हमारी कोई बॉडी हो वो किसी प्लेन में रखी हुई है, ठीक है। तो वो 3 तरीके के मोशन प्लेनर पेयर में वो 3 एक्सिस के अबाउट मूव कर सकती है। प्लेनर मैकेनिज्म में आपको पता है, प्लेनर मैकेनिज्म में मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3 होती है। ये बगल जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, क्या लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि ये किस तरीके का मोशन कर सकता है। जैसे पिन जॉइंट या रेवोल्यूट पेयर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 तो होगी, लेकिन वो किस तरीके की होगी, कैसा मोशन होगा,
थीटा, थीटा मतलब एंगुलर मतलब अगर आप दो लिंक को इस तरीके से पिन ज्वाइंट कर दो, दिस फिंगर इज माई लिंक नंबर 1, दिस फिंगर इज माई लिंक नंबर 2, अगर मैं दोनों को इस पॉइंट पे यहां पे पिन ज्वाइंट कर दूं, मतलब यहां लगा के एक कील लगा दी मैंने, पिन कर दिया, तो ये सिर्फ इस तरीके से ही मूव कर सकते हैं। तो देखिए इनके बीच में कोई आपको एक एंगुलर डिफॉर्मेशन दिख रहा है, ये एक एंगुलर डिफॉर्मेशन दिख रहा है, दैट इज थीटा। तो एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल होगी, वो भी कैसी होगी, एंगुलर टाइप की। ठीक है, आगे देखिए स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर में वो सिर्फ स्लाइड कर रहा था हमारा स्लाइडर, स्लाइडिंग पेयर में हमारा जो स्लाइडर था वो सिर्फ स्लाइड कर रहा था। तो स्लाइडिंग किस तरीके का मोशन हुआ, क्या एंगुलर मोशन हुआ, क्या वो रोटेट कर रहा है, नहीं, वो मूव कर रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब एक आपको लीनियर मोशन मिलेगा, लीनियर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। स्क्रू पेयर में आप चाहे थीटा बोल लो या एक्स बोल दो, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ठीक है, चाहे थीटा बोल लो या एक्स बोल लो। सिलेंड्रिकल पेयर में, सिलेंड्रिकल पेयर में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया। एक तो वी नोच में अगर आप इसको रखते हो, एक तो ये रोटेट कर सकता है, तो रोटेट करने की वजह से थीटा, और दूसरा ये मूव कर सकता है, तो मूव करने की वजह से एक लीनियर होगा। ठीक है, स्फेरिकल पेयर में, स्फेरिकल पेयर में आपको 3 एक्सिस के अबाउट रोटेशन मिलता है, रोटरी मोशन मिलता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल, या बॉल पेन का एग्जांपल, पिन जो पेन स्टैंड होता है उसका एग्जांपल आप देख सकते हो। पेन स्टैंड में आप तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग रोटेट कर सकते हो। तो वहां पे देखिए थीटा, फाई एंड गामा बोथ आर, एवरी एंगल इज अ रोटेशन एंगल, नॉट एनी डिस्प्लेसमेंट। प्लेनर में क्या होगा, प्लेनर में अगर आप प्लेनर मैकेनिज्म बनाओ, दैट इज वाई, इट इज एक्स, तो ये एक्स के अलॉन्ग मूव कर सकता है, वाई के अलॉन्ग मूव कर सकता है, एक्स के अलॉन्ग, वाई के अलॉन्ग, एक इसी प्लेन में रोटेट भी कर सकता है, दैट इज साई। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए आप, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेशियल मैकेनिज्म। आपको बताना है कि हर एक मैकेनिज्म की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी या डिग्रीज ऑफ कंस्ट्रेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आईईएस। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको ज्वाइंट को या पेयर को मैच कराना है। किससे मैच कराना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से नहीं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको मैच कराना है डिग्रीज ऑफ कंस्ट्रेंट या रेस्ट्रेंट से। तो इसके लिए आपको यह चीज आनी चाहिए। अब देखिए रेवोल्यूट पेयर, रेवोल्यूट पेयर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 1 होती है। तो वो कितने को रेस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, स्फेरिकल पेयर, सबसे आसान वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम पहले। स्फेरिकल पेयर को देखिए, स्फेरिकल पेयर, तो स्फेरिकल पेयर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, स्फेरिकल पेयर की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वो कितने को रेस्ट्रिक्ट करेगा, तो कंस्ट्रेंट कितने हो गए स्फेरिकल पेयर के साथ, 3। तो मतलब आर की मैचिंग किसके साथ, कितने के साथ हो जाएगी, 1 के साथ। तो यहां पे मैं लिखूंगा R1। देख लीजिए R1 किसके साथ है यहां पे, तो R1 इन दोनों के साथ है। तो मतलब ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिए आर की मैचिंग 1 के साथ है, ये तो हमें पता है, और उसने खुद बता दिया दोनों में क्या दिख रहा है, Q3, मतलब Q की मैचिंग किसके साथ होगी, 3 के साथ। देख लीजिए Q सिलेंड्रिकल पेयर, मैंने आपको बताया था सिलेंड्रिकल पेयर में, सिलेंड्रिकल पेयर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल पेयर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 2। तो अगर इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है तो इसने कितने पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मैचिंग किसके साथ करानी है, हमें मैचिंग करानी है रेस्ट्रेंट्स के साथ या कंस्ट्रेंट्स के साथ। तो अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो रेस्ट्रेंट्स कितने हो जाएंगे, तो यहां पे रेस्ट्रेंट्स हो जाएंगे 4। ठीक है, तो देख लीजिए सिलेंड्रिकल पेयर को 4 के साथ मैच कराना है। 4 कहां है, Q3, जो कि हमें पहले से ही पता है। अब देखिए ये मुझे पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा या तो ऑप्शन नंबर सी, और इसमें भी मुझे Q और R के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। अब मुझे यह देखना है कि P1 के साथ मैच करेगा या P2 के साथ मैच करेगा। रेवोल्यूट पेयर देखिए, रेवोल्यूट पेयर मैंने आपको बताया
कि रेवोल्यूट पेयर, अगर आपको पिछली वाली स्लाइड याद हो तो रेवोल्यूट पेयर है, इसको मैंने पिन ज्वाइंट भी बोला था, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1। तो ये कितने को रेस्ट्रेंट करेगा? ये रेस्ट्रेंट करेगा। अगर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इफ इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 1, तो ये कितने को रेस्ट्रेंट करेगा? तो ये रेस्ट्रेंट करेगा 5 को। तो देख लीजिए P को 5 के साथ मैच करा लीजिए। P किसमें 5 लिखा हुआ है? P इज इक्वल टू 5, मतलब 2 के साथ मैच करेगा। इस P रेवोल्यूट पेयर कितने को रेस्ट्रेंट कर रहा है? 5 को। तो किस ऑप्शन के साथ है? सेकंड के साथ, मतलब P2 हो गया। तो ऑप्शन नंबर C हमारा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब यहां पर हमें एक और चीज फॉर्मूला देखना है। एक हमारे पास नया टर्म आने वाला है इसको फॉर्मूले में, वो है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब हमें देखना है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हम कैसे देखेंगे? पहले तो हमें समझना होगा ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, ठीक है। हमारे मैकेनिज्म में कुछ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐसी होती हैं जो रिडंडेंट होती हैं, मतलब उस लिंक को अगर आप अपने चाहे मैकेनिज्म में रखो या ना रखो, उस लिंक को चाहे आप अपनी सिस्टम में रखो या ना रखो, तो वो आपके मैकेनिज्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाली, ठीक है। वो आपके मैकेनिज्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालने वाली। ऐसी लिंक को हम बोलते हैं रिडंडेंट लिंक। जब किसी लिंक का होना या ना होना हमारे मैकेनिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ऐसी लिंक्स को हम बोलते हैं रिडंडेंट लिंक, ठीक है। और अब बात आती है, अगर ये रिडंडेंट लिंक हो गई तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? देखिए जैसे किसी लिंक का होना या ना होना अगर हमारी मैकेनिज्म के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, मतलब अगर वो लिंक होती तो भी हमारी मैकेनिज्म वैसे ही वर्क कर रही है, अगर वो लिंक ना होती तो भी हमारी मैकेनिज्म वैसे ही वर्क कर रही है, तो ऐसी लिंक को हम बोलते हैं रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ज्यादा, मतलब हमने अपने सिस्टम की मजबूती को बढ़ाने के लिए ज्यादा लिंक्स लगा दी लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं, तो रिडंडेंट का मतलब होता है ज्यादा। अब बात आती है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ? तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होगा, कभी कभी आपको अपने सिस्टम में ऐसा देखने को मिलेगा कि किसी लिंक की एक से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। और अगर मैं उस मोशन को करा दूं, उस लिंक के उस मोशन को करा दूं, तो हमारे सिस्टम के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हुआ एक्स्ट्रा मोशन, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा मोशन जिसके घूमने या होने की वजह से हमारे सिस्टम के मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर वो मोशन मैं करा भी दूं तो भी हमारे सिस्टम के मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या करना पड़ेगा? जो वो ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जिसको बाय डिफॉल्ट मैंने अपने सिस्टम में काउंट कर लिया था, उस ज्यादा वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को मुझे घटाना पड़ेगा। इस रिडंडेंट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ज्यादा। बात समझ में आ गई? तो FR का मतलब है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी लिंक के पास एक से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और उस मोशन की वजह से अगर हमारे सिस्टम के मैकेनिज्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर आप उस मोशन को करा दो तो भी हमारी मैकेनिज्म वैसी ही थी जैसी उसके ना घूमने की वजह से होती, तो उस डिग्री, एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम बोलेंगे रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमें उस रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम को अपने सिस्टम में से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने उसको बाय डिफॉल्ट काउंट कर लिया था अपने सिस्टम में। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए FR क्या होगा? रिडंडेंट डिग्री ऑफ
फ्रीडम मतलब नंबर ऑफ दोज मोशंस, ध्यान से पढ़िएगा, नंबर ऑफ दोज मोशंस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, मतलब वो मोशंस जो हमारे मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या कर लिया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते वक्त उनको बाय डिफॉल्ट गलती से काउंट कर लिया था। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, देखिए रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ दोज मोशंस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म विच डजंट अफेक्ट द मोशन ऑफ अदर्स। वही पार्ट है, वही चीज है जो मैंने आपको अभी समझाई थी, वही चीज सेम इसने लिख दिया है। देखिए द नंबर ऑफ दोज मोशंस विच इज नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, मतलब विच डजेंट अफेक्ट द मोशन ऑफ अदर्स, मतलब जिसके घूमने की वजह से दूसरे मोशन पर कोई अफेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है, उस डिग्री ऑफ एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम को माइनस करना पड़ेगा। अब ये सर पता कैसे चलेगा कि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं है, तो यार इसके लिए आपको अपनी मैकेनिज्म को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसा मोशन पॉसिबल है, एक्स्ट्रा मोशन, जिसके घूमने की वजह से हमारे सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक कैम और फॉलोअर का एग्जांपल ले रहा हूं, वो भी रोलर टाइप फॉलोअर। ठीक है, जिसमें ट्रेस पॉइंट पे मैंने एक रोलर लगा रखा है। दिस इज माई स्प्रिंग। दिस इज माई कैम। यहां पे लेट से मैंने कोई ऑफसेट प्रोवाइड कर रखा है इस रोलर की एक्सिस और इस कैम शाफ्ट के सेंटर के बीच। ये मैंने ऑफसेट प्रोवाइड किया हुआ है। अब देखिए ये है रोलर का सेंटर, वो है रोलर का सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे किस तरीके का मोशन पॉसिबल है। जब ये कैम रोटेट करेगा, लेट से कैम ये रोटेट कर रहा है, तो कैम के रोटेट करने की वजह से ये जो मेरा फॉलोवर है, ठीक है, ये फॉलोवर एक तो ऊपर जाएगा, ठीक है, साथ में जो रोलर है, ये रोलर क्या करेगा, अपनी एक्सिस पे रोटेट भी तो करेगा। ये जो रोलर है यहां पर, अगर मेरे पास नाइफ एज फॉलोअर होता तो सिर्फ फॉलोअर का मोशन होता ऊपर नीचे, तो यहां पर भी फॉलोअर का ऊपर नीचे मोशन तो होगा, लेकिन साथ में एक रोलर है, ये वाला रोलर, यहां पर एक रोलर लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, ये रोलर ऊपर नीचे भी जा रहा है और साथ में रोटेट भी तो कर रहा है। तो इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, दो। एक तो ये रोलर ऊपर नीचे जा रहा है, साथ में अपने पॉइंट के अबाउट, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको ट्रेस पॉइंट बोलते हैं। जब कैम एंड फॉलोअर आएगा उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इतना जान लीजिए, इसको हम बोलते हैं ट्रेस पॉइंट। तो ये अपने ट्रेस पॉइंट के अबाउट रोटेट भी करेगा और ऊपर नीचे भी जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखते हैं क्या हमें कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि रिडंडेंट का मतलब है कि जिसका मोशन हमारे सिस्टम में, जिसका मोशन हमारे सिस्टम के मोशन में अफेक्ट ना डाले, उसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं क्या कोई रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है।
ध्यान से देखिएगा, लेट्स से ये कैम शाफ्ट अभी रोटेट नहीं कर रहा है, ये अपनी ही पोजीशन पे है, ठीक है, ये कैम शाफ्ट अपनी ही पोजीशन पे है, ये कैम शाफ्ट अपनी ही पोजीशन पे है। अगर मैं रोलर को इस वक्त, अभी जब ये मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रही है, अगर मैं रोलर को उसी की पोजीशन पे सिर्फ रोटेट करा दूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस कैम को नहीं रोटेट करा रहा, मैं सिर्फ इस रोलर को पकड़ के अगर उसकी पोजीशन पे रोटेट करा दूं, अगर इस रोलर को पकड़ के उसकी पोजीशन पे रोटेट करा दूं, तो सिर्फ रोलर के रोटेट करने की वजह से क्या हमारा कैम घूमना चालू कर देगा? आंसर होगा नो, क्योंकि अगर आप रोलर को मूव कराओगे तो यार ये तो टच कर रहा है ना, वो सिर्फ अपने ही पॉइंट पे घूमता रहेगा, अपने ही पॉइंट पे घूमता रहेगा, तो सिर्फ रोलर के घूमने की वजह से हमारे इस कैम के या फॉलोअर के मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो रोलर का मोशन हो गया हेयर, जो रोलर का जो रोलिंग मोशन हो गया, तो ये जो रोलर का रोलिंग मोशन हो गया, यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिडंडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि रिडंडेंट का मतलब है कि यार वो एक्स्ट्रा मोशन जो हमारे सिस्टम की अदर लिंक्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो यहां पे रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो गई, FR की वैल्यू हो गई 1। तो जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू 3L-1 -2J-H, तो इसमें से मुझे एक रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम FR को माइनस करना पड़ेगा, और इस केस के लिए FR की वैल्यू कितनी है, FR की वैल्यू है 1। तो मतलब जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्मूले में मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा फॉर दिस केस। मेरे ख्याल से आपको रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इफ f का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इफ f इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलता है, जैसे आपने क्या किया, ये इस फॉर्मूले को अप्लाई किया, आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया, f इज इक्वल टू 3L-1 -2J-H। ये फॉर्मूला कब के लिए अप्लाई करना है, फॉर द 2D और प्लेनर मैकेनिज्म। ये फॉर्मूला हमें कब के लिए अप्लाई करना है, 2D और प्लेनर मैकेनिज्म के लिए, ठीक है, 2 डायमेंशन या प्लेनर मैकेनिज्म के लिए। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, F इज इक्वल टू 3L-1 -2J-H, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाता है, 0। मतलब हमने जो सिस्टम जिसके लिए काम किया वो कैसा निकल के आ रहा है, वो आउटपुट आपको कैसा दे रहा है, एक फ्रेम या स्ट्रक्चर। वो क्या देगा आपको, एक फ्रेम या स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको क्या देगा, फ्रेम या स्ट्रक्चर। मतलब अगर कोई चीज स्ट्रक्चर है या फ्रेम है, तो क्या आप उसकी अलग अलग लिंक के बीच रिलेटिव मोशन कभी निकाल सकते हो, कभी नहीं। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है या फ्रेम है तो उसकी अलग अलग लिंक के बीच आप कभी भी कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि यार वो चीज तो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है। जैसे ट्रस, तो क्या ट्रस के अलग अलग लिंक्स के बीच आपको रिलेटिव मोशन मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो वो हमारा क्या हो गया, एक तरीके का फ्रेम हो गया या स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 0, देन वी विल गेट व्हाट, फ्रेम और स्ट्रक्चर। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निगेटिव हो जाए, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो निगेटिव होने का क्या मतलब हुआ, तब तो वो कहलाएगा हमारा सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या कहलाने वाला है, सुपर स्ट्रक्चर। मतलब आप तो इसको बिल्कुल हिला ही नहीं सकते। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, तो वो हमारा हो गया फ्रेम या स्ट्रक्चर। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव हो गया तो उसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा केस, इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1, मतलब आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने सिस्टम में मिली, आपने सिस्टम बनाया और सिस्टम आपको क्या दे रहा है, सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा है।
तो जब एक ही मोशन पॉसिबल हो तो आपको याद आना चाहिए हमने क्या पढ़ा था, हमने उसको बोला था काइनेमैटिक चेन। हमने 3 तरीके के मोशन पढ़े थे, कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन एंड इनकंप्लीट कंस्ट्रेंड मोशन। और काइनेमैटिक चेन में हमने क्या बोला था, काइनेमैटिक चेन में हमने बोला था व्हेन फर्स्ट लिंक इज अटैच्ड टू द लास्ट लिंक, अगर पहली लिंक को हम आखिरी वाली लिंक से जोड़ दें, एंड द मोशन ऑफ एवरी लिंक इज अ कंस्ट्रेंड, हर एक लिंक का मोशन कैसा है, कंस्ट्रेंड है, मतलब कोई एक ही मोशन पॉसिबल है, तो उसको हमने क्या नाम दिया था, काइनेमैटिक चेन। तो जब एक मोशन पॉसिबल होता है हमारे मैकेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमैटिक चेन। तो अगर आपने अपने सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली और उस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई, मतलब आपका सिर्फ एक ही मोशन पॉसिबल है, तो वो कंस्ट्रेंट टाइप का मोशन हो गया। और कंस्ट्रेंट टाइप का मोशन हमें किस में मिलता है, काइनेमैटिक चेन में मिलता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपकी काइनेमैटिक चेन, आपको फाइंड आउट करना है कि आपका सिस्टम काइनेमैटिक चेन है या नहीं है, तो सिंपल आप क्या करो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करो। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, आपको यहां से पता चलेगा अगर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आती है तो आपका सिस्टम क्या है, काइनेमैटिक चेन है, अदरवाइज वो काइनेमैटिक चेन नहीं है। बात क्लियर है? आगे देखते हैं, इफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज मोर देन 1, मोर देन 1 कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6, मतलब इस तरीके से 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, मतलब मोर देन 1 है, तो उसको हम बोलते हैं अनकंस्ट्रेंड। क्योंकि अनकंस्ट्रेंड का मतलब हुआ कि कितने मोशंस पॉसिबल हैं, एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अगर F इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो आपको काइनेमैटिक चेन मिलेगा, अगर F 1 से ज्यादा है तो अनकंस्ट्रेंड, F अगर 0 है तो फ्रेम या स्ट्रक्चर, और F अगर हमारा नेगेटिव आ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सुपर। पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं इसका पूछूं आपसे कि आप मुझे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो, पिन ज्वाइंट, ये मैंने 3 लिंक ली है और यहां पे पिन ज्वाइंट कर दिया, देखिए अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने, ठीक है। तो इसमें आपको कितनी लिंक दिखाई दे रही है, 3 लिंक। दिस इज लिंक नंबर 1, दिस इज लिंक नंबर 2, दिस इज लिंक नंबर 3, ठीक है। अब पहली और दूसरी लिंक का जो पेयर है आपको वो देखना है, वो पेयर कैसा है, वो पेयर आपको दिखाई दे रहा है पिन ज्वाइंट। और पिन ज्वाइंट में कैसा कांटेक्ट होता है, पिन ज्वाइंट में सरफेस कांटेक्ट होता है। और यहां पे आपको बाइनरी ज्वाइंट दिखाई दे रहा है। जे को आप चाहे नंबर ऑफ लोअर पेयर्स बोलो, चाहे नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स बोलो, दोनों ही रख सकते हैं। तो ये बाइनरी ज्वाइंट दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि यहां पे 2 लिंक दिखाई दे रही है, तो जे की वैल्यू यहां पे हो गई 1 जे हो गया। ये वाला ज्वाइंट भी कैसा है, बाइनरी ज्वाइंट है, तो ये वाला भी अगर बाइनरी ज्वाइंट है, ये भी 1 जे हो गया और ये भी 1 जे हो गया। तो कितने जे मिल गए हमको, जे की वैल्यू मिल गई 3। नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, नंबर ऑफ लिंक्स भी हो गई 3। एच, क्या कहीं पर आपको हायर पेयर दिखाई दे रहा है, कहीं पर आपको पॉइंट कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। इसको आप पॉइंट कांटेक्ट मत समझिएगा। जब एक लिंक को आप किसी दूसरी लिंक के साथ पिन ज्वाइंट करते हो, तो देखिए ये एक लिंक हो गई, दूसरी लिंक के ऊपर मैंने रखा, ये एक लिंक हो गई, ये मैंने दूसरी लिंक को उसके ऊपर रखा। तो जब पिन ज्वाइंट करूंगा तो देखिए दोनों का सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, दोनों इस तरीके से रेवोल्यूट कर सकती है, तो दोनों का सरफेस कांटेक्ट है। पिन ज्वाइंट इज ऑलवेज व्हाट, सरफेस कांटेक्ट, लोअर पेयर, कभी भी वो पॉइंट कांटेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो F इज इक्वल टू हमें अप्लाई करना है व्हाट, F इज इक्वल टू 3L-1 माइनस 2J माइनस, वैल्यू रखिए 3L-1। L कितना है, नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, 3, देखिए 3 लिंक है, तो 3 में से 1 को घटाइए, -2, J की वैल्यू कितनी है 3, H कितना है, H 0 है क्योंकि कोई भी हायर पेयर है ही नहीं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा
3 माइनस 1 2, 2 गुणे 3 6, माइनस 2 गुणे 3 6, तो वैल्यू कितनी आ गई 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी आ गई 0 अंडा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमारी आ गई 0, इसका मतलब क्या आपको लिंक्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन मिलेगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं। और अगर लिंक्स के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ गई, मतलब ये हमारा क्या है, फ्रेम या स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा फ्रेम या स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर है। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कह रहा है द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ 5 लिंक प्लेन मैकेनिज्म। देखिए क्या लिख दिया इसने यहां पे, प्लेन मैकेनिज्म लिख दिया। आप बुलेट वर्ड्स को अंडरलाइन करते या हाईलाइट करते चलेगा, क्योंकि वही होंगे जो आपके क्वेश्चन को गलत होने से या सिली मिस्टेक होने से बचाएंगे। ठीक है, प्लेन मैकेनिज्म है मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 ब्रैकेट में सर L -1 -2J -H। और अगर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगी तो -FR भी करना पड़ेगा। अगर रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है तो हमें सिर्फ इतना अप्लाई करना है, 3L -1 -2J -। पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ 5 लिंक, मतलब नंबर ऑफ लिंक्स आपको 5 दिखाई दे रही है, विथ 5 रेवोल्यूट पेयर। देखिए रेवोल्यूट पेयर है मतलब पिन ज्वाइंट कर रखा है इनके बीच, ये पिन ज्वाइंट है। और पिन ज्वाइंट इज व्हाट, ऑलवेज सरफेस कांटेक्ट। ठीक है, पिन ज्वाइंट, पिन ज्वाइंट कैसा होता है, वहां पर सरफेस कांटेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा। पिन ज्वाइंट में हमेशा ही सरफेस कांटेक्ट होता है, वहां पे पॉइंट कांटेक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसका हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है। चलिए निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नंबर ऑफ लिंक्स कितनी हो गई, बता रखा है उसने खुद, 5 लिंक है। आप गिन भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। जी हमें नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स निकाल दीजिए या नंबर ऑफ लोअर पेयर्स। तो देखिए यहां पे कितनी लिंक्स जुड़ रही है, इस वाले जोड़ पे कितने लिंक्स हैं, 2 हैं, मतलब बाइनरी ज्वाइंट बना रहा है। तो 1 बाइनरी ज्वाइंट, एक जे हो गया। यहां पर 2 लिंक जुड़ रही है, मतलब यहां पर एक जे हो गया। यहां पर 2 लिंक जुड़ रही है, यहां पर एक जे हो गया। यहां पर 2 लिंक जुड़ रही है, लिंक नंबर 4 एंड 5, तो यहां पर भी एक जे हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, 2 लिंक जुड़ रही है, लिंक नंबर 3 एंड 4, यहां पर भी क्या हो गया, एक जे हो गया। तो नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स या नंबर ऑफ लोअर पेयर्स कितने हो गए हमारे, निकाल लीजिए यहां से। कितने जे हो गए, 1 जे 2 3 4 5, मतलब जे की वैल्यू कितनी हो गई, 5। सारे ज्वाइंट्स कवर हो गए। क्या कहीं पर आपको कोई पॉइंट कांटेक्ट दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, मतलब H की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पे हम, F इज इक्वल टू 3L -1 -2J -H। फॉर्मूला अप्लाई करिए, 3L -1, L कितना है, L की वैल्यू है, सॉरी यहां पे 5 होगा, मैंने 3 लिखा हुआ है। L इज इक्वल टू 5। यहां पे L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है यहां पे 5। L की वैल्यू 5 है, यहां पे 5 रखिए। 5 -1 -2 टाइम्स ऑफ J, J की वैल्यू कितनी है, J की वैल्यू भी 5 है। माइनस H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 0। ये कितना हो जाएगा 3, 5 -1 कितना हो जाएगा 4, माइनस ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 × 5। 2 × 5 का मतलब हो गया, कितना हो गया ये 12 - 10, कितना हो गया 2। तो दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 2। क्या ये एक से ज्यादा है, दिखाई दे रहा है, क्या ये एक से ज्यादा है। अगर एक होता तो हमारा क्या होता, काइनेमेटिक चेन। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक आती तो उसको हम क्या बोलते, काइनेमेटिक चेन। लेकिन यहां पर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक से ज्यादा आ रही है, 2 आ रही है, मतलब क्या ये मेरी काइनेमेटिक चेन है, नहीं। तो ये किस तरीके का मोशन देगी, अनकंस्ट्रेन्ड मोशन।
तो ये हमें किस तरीके का मोशन देने वाली है? अनकंस्ट्रेन्ड मोशन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एग्जाम में क्वालिफाई होने का तरीका, देखिए जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इतने बिल्डअप कर लीजिए, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर दीजिए, या दूसरा तरीका यह है कि आप इतने क्वेश्चंस लगा लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट ही ना बचे। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट को मजबूत भी करके गए हो, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, तो उस पर एक बार सॉल्व करने पे आप डर जाओगे। लेकिन अगर आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगा रखे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचेगा। तो मैं इसी में बिलीव करता हूं कि आप खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ। मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से भी सारे क्वेश्चंस लगाओ। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, उसको हम एलडीआरसी में डिस्कस कर सकते हैं। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, मैं तो कहूंगा इस क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए। लेट्स लर्न दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट आता है, ये ईएससी का क्वेश्चन है और एसएससी जेई का। डायरेक्ट पूछता है कि एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है। ठीक है, तो आपको ये लर्न कर लीजिए डायरेक्ट कितनी होती है, 2। ये मैं आपको समझाता भी हूं, समझा भी दे रहा हूं कैसे होता है। देखिए, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, देखिए दो गियर को, ये मेरे दो गियर हैं, दिस इज गियर नंबर 1, ओके, एंड दिस इज माय गियर नंबर 2। दिस इज माय गियर नंबर 1 एंड दिस इज माय गियर नंबर 2। अब क्या होगा कि जब आप दूसरे वाले गियर को रोटेट कराओगे पहले वाले के सापेक्ष, मतलब हमने पहले वाले को रोक रखा है और ये हमारा क्या है, इन दोनों गियर को जोड़ने वाला पार्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं आर्म। ओके, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्म। ठीक है, आर्म। अब जब हमने पहले गियर को फिक्स कर दिया, मतलब यहां पे हमने पहले गियर को फिक्स कर दिया और दूसरे गियर को हम क्या कर रहे हैं, दूसरा गियर कितने तरीके के मोशन कर सकता है, दिस इज कॉल्ड माई एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। जब आप दो गियर को आर्म की हेल्प से जोड़ दो तो ये हमारा बनाता है एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो यहां पे इस वाले गियर का कितना मोशन पॉसिबल है सर, 2 मोशन पॉसिबल है। एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, और दूसरा जब आप इस आर्म को रोटेट कराओगे तो ये गियर इस वाले गियर के चारों तरफ भी तो रोटेट करेगा। मतलब जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक, आप सेम एग्जांपल समझ सकते हो। एक तो जो पृथ्वी है, एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, दैट इज 1 मोशन, और दूसरा सूरज के चारों तरफ रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, दैट इज अ सेकंड मोशन। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 2 पृथ्वी की। अब देखिए यहां पर सेम मैनर में ये गियर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और दूसरा इसके चारों तरफ रोटेट करेगा। मतलब जब ये आर्म को आप रोटेट कराओगे, इस तरीके से आर्म को रोटेट कराओगे तो ये वाला गियर कभी यहां पर होगा, फिर ये वाला गियर कभी यहां पर होगा, ये वाला गियर कभी यहां पर होगा। ठीक है, तो ये जो गियर है, ये गियर एक तो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, साथ में इस पहले वाले गियर के अबाउट भी तो रोटेट कर रहा है। तो गियर नंबर 2 है वो पहले वाले गियर के अबाउट भी रोटेट कर रहा है और अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रहा है। इस वजह से एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। पॉइंट क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म इज 8, इफ द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म इज 8, द नंबर ऑफ पेयर्स वुड बी। कह रहा है हमसे कि अगर हमारे मैकेनिज्म में नंबर ऑफ लिंक्स इज 8,
8 नंबर ऑफ लिंक्स हैं, तो हमारे सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पेयर्स होंगे? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ द नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म इज 8, द नंबर ऑफ पेयर्स वुड बी, हमारे नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे? इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ये मैं आपके लिए रखता हूं। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो हम एलडीआरसी वाले सेशन में इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। देखिए, ग्रबलर्स इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रबलर्स इक्वेशन। देखिए, ये ग्रबलर्स इक्वेशन क्या है? फॉर काइनेमेटिक चेन। अब मेरे ख्याल से आपको ये काइनेमेटिक चेन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है, विद ओनली वन लोअर पेयर, मतलब हमारी कोई काइनेमेटिक चेन है और उसमें सिर्फ क्या है? ओनली लोअर पेयर्स, उसमें आपके पास कोई भी क्या नहीं है? हायर पेयर नहीं है। जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी, मेन इक्वेशन कुर्ज़बैक्स इक्वेशन, उस कुर्ज़बैक्स इक्वेशन में हमारा जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 3L - 1 - 2J - H, वेयर H इज द नंबर ऑफ हायर पेयर। तो जब ग्रबलर्स इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें हमने नंबर ऑफ हायर पेयर्स को हटा दिया। हमारे पास क्या है? सिर्फ नंबर ऑफ लोअर पेयर। हम किसको लेके डील कर रहे हैं? सिर्फ नंबर ऑफ लोअर पेयर को। ठीक है, सो F इज इक्वल टू 3L - 1 - 2J - H, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। ठीक है, तो ग्रबलर्स इक्वेशन की ये दो कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर ग्रबलर्स इक्वेशन। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है सर कि आपको पहले से मानना पड़ेगा कि ग्रबलर्स इक्वेशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है? 1 है, और हायर पेयर कितना है? 0। ये इक्वेशन ग्रबलर्स ने दी थी प्लेनर मैकेनिज्म के लिए, ये मानते हुए कि अगर हमारे सिस्टम में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 है और हमारे सिस्टम में कोई भी हायर पेयर नहीं है, हायर पेयर इज इक्वल टू 0, तो जो इक्वेशन निकल के आती है उसको हम बोलते हैं ग्रबलर्स इक्वेशन। ठीक है, ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है फॉर द ग्रबलर्स इक्वेशन। देखिए, हमारे पास ये मेन फॉर्मूला होता है। इस मेन फॉर्मूले में ग्रबलर्स ने दो चीजें बोली कि सर अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 बोल दूं, मतलब ये हमारा कितना बन गया? ये हमारा बन गया 1, और इसको अगर मैं 0 बोल दूं तो देखिए यहां पर इसमें वैल्यू पुट करिए तो F की जगह पे 1 आ गया, ठीक है, और H की जगह पे 0 आ गया। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 3L - 3 - 2J इधर 1। अब देखिए 3L, इस वाले 1 को अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर कर दूं कितना बन जाएगा? -4, और यहां पे -2J। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आती है। अब देखिए यहां से अगर मैं J की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर यहां से मैं J की वैल्यू निकालना चाहूं, देन 2J - 4 इज इक्वल टू 3L। ठीक है, 2J, J इज द नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स, 3L + 4। ठीक है, J की वैल्यू कितनी हो जाएगी? J इज इक्वल टू 3/2J 3/2L प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पे J क्या है? J इज द नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स बोल दीजिए, या J इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लोअर पेयर्स। अब देखिए जैसे जैसे आप L की वैल्यू को बदलते जाओगे तो आपको J की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी। ठीक है, तो J की वैल्यू यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 + 3/2L, मतलब 3/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3/2 आपको क्या देगा? 1.5, और अगर 1.5L + 2 को आप जोड़ोगे तो J क्या हो गया? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। वो तो डेसिमल में आ रहा है, और डेसिमल तो कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या कभी आपने
ये सुना है या आप देख सकते हो कि लिंक्स के बीच में 1.5 ज्वाइंट है, एक है और आधा है। ज्वाइंट हमेशा इंटीजर में ही होगा, या तो यार एक ज्वाइंट होगा या 2 ज्वाइंट होगा या 3 ज्वाइंट होगा या 4 ज्वाइंट होगा, जैसा भी होगा, लेकिन डेसिमल में कभी नहीं होगा। मतलब एल की वैल्यू को मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि जे की वैल्यू मुझे क्या मिले, इंटीजर मिले। बात समझ में आ रही है? तो देखिए जे की वैल्यू को मुझे ऐसा रखना पड़ेगा, दिस इज 3/2L प्लस, क्योंकि ये दो तो पहले से ही इंटीजर है, ये वाला 2 तो पहले से ही इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए क्या अगर मैं यहां पे L की वैल्यू को 1 रखूं तो मुझे J की वैल्यू क्या इंटीजर मिलेगी? नहीं, क्योंकि ये क्या बन जाएगा 3/2, मतलब 1.5 प्लस 2 कितना हो गया 3.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं L की वैल्यू को 2 रखता हूं तो बोलोगे हाँ सर 2 रखने पे आ तो गया कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 3 + 2 = 5 आ गया। लेकिन आप एक कॉमन सेंस से सोचिए, क्या कभी 2 लिंक के बीच, अगर मैं L क्या है, L इज द नंबर ऑफ लिंक, मतलब अगर मैंने 2 लिंक ली है तो उनके बीच एक ही ज्वाइंट तो पॉसिबल हो सकता है। और अगर आपने यहां पे 2 लिंक ले ली तो ये बोल रहा है कि J की वैल्यू कितनी आ गई, इसके अकॉर्डिंग L = 2 पे J की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या ये कभी पॉसिबल है कि आप 2 लिंक से 5 ज्वाइंट बना लो? हो ही नहीं सकता। तो दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अगर L की वैल्यू को मैं 3 रखता हूं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 9, 9/2 कितना आ गया 4.5, 4.5 और 2 कितना आ गया 6.5। अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां पर J की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, J की वैल्यू निकल के आ रही है मेरी डेसिमल। सो इफ L = 3 then J = 6.5, this is also not possible। और अगर L की वैल्यू के यहां पे मैं 4 रखता हूं, इफ L = 4 तो J की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, J की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/2, 2 2 3 6 प्लस 8, ठीक है। कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 8 निकल के आ गई। तो 4 लिंक से आप 8 ज्वाइंट बना सकते हो, दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो यहां से बात ये निकल के आ रही है कि कोई भी मैकेनिज्म बनाने के लिए, मतलब अगर आपको कभी भी कोई मैकेनिज्म बनानी है तो मैकेनिज्म बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड लिंक की जरूरत कितनी पड़ेगी, 4। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कोई आपसे बोले कि मैं 3 लिंक से एक मैकेनिज्म बना दूंगा, कभी बन ही नहीं सकती। 3 लिंक से आप कभी भी कोई मैकेनिज्म नहीं बना सकते। आप बोलोगे सर बनाया, तो ये देखिए ये बनाया मैंने 3 लिंक से, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2, लिंक नंबर 3। तो यार मैंने ये बोला कि ये तो स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म कहां है। मैकेनिज्म में किन्हीं 2 लिंक के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी तो आप आउटपुट निकाल पाओगे। इसकी अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, हमने आगे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ रही थी, 0। ना विश्वास हो आप 3L - 1 - 2J - H लगा के देखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आ रही है। 0 किसका होता है, स्ट्रक्चर का। तो ये तो मैकेनिज्म हुई नहीं, आप इससे कोई आउटपुट ही नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपको कोई मैकेनिज्म बनानी है, आप चाहते हो कि आप उस मैकेनिज्म से, उस मशीन से कुछ आउटपुट निकाल सको, तो आपको जो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी, 4। कम से कम आपको 4 लिंक की जरूरत पड़ेगी मैकेनिज्म बनाने के लिए। कोई आपसे बोले सर मैं 1 से 2 से 3 लिंक से बना सकता हूं, नेवर पॉसिबल। ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है कि आप 3 लिंक से या 2 लिंक से कोई मैकेनिज्म बना पाओ। पॉइंट क्लियर है? तो मिनिमम नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड टू मेक एनी मैकेनिज्म इज 4, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है द ग्रबलर्स क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम n
यहां पे देखिए इसने डिग्री ऑफ फ्रीडम को n से रिप्रेजेंट किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने अभी तक f पढ़ा हुआ था, इसने बोला कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे मान लो, n मान लो, तो मान लेते हैं, नामकरण ही तो करना है, ठीक है। ऑफ अ मैकेनिज्म हैविंग प्लेन मोशन, तो ग्रबलर्स क्राइटेरिया जब हमने अप्लाई किया था, तो ग्रबलर्स क्राइटेरिया में इनमें से कौन सी चीज फॉलो होगी, जहां पे L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स है, और J क्या है, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट्स, ठीक है। देखते हैं। तो यार आप देख के बता सकते हो, जब हमने ग्रबलर्स क्राइटेरिया अप्लाई किया था तो हमने क्या माना था, H इज इक्वल टू 0। हमने क्या माना था, H इज इक्वल टू 0, किसमें, कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन में। और हमारी कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन क्या थी, 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। तो ग्रबलर्स ने बोला था कि आप h को 0 मान लो और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को 1 मान लो, ठीक है। तो h को 0 मानना है, तो चलिए h को हम 0 हटा देते हैं। और इसने बोला कि यहां पे आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम शो करना है, आप f से ना दिखा के किससे दिखाओ, n से। तो इसका नामकरण बदल दीजिए, n हो गया इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ l माइनस 1 माइनस 2j, ठीक है। कितना हो गया, 3l माइनस 1 माइनस 2j। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अ प्लेनर मैकेनिज्म हैज 8 लिंक्स एंड 8 रोटरी ज्वाइंट। इस पे ध्यान दीजिएगा, देयर इज अ 10 रोटरी ज्वाइंट। कह रहा है एक हमारे पास प्लेनर मैकेनिज्म है। प्लेनर मैकेनिज्म मतलब हम कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन लगा सकते हैं, 2D मैकेनिज्म है ये। इसमें 8 लिंक्स हैं, ठीक है, एंड 10 रोटरी ज्वाइंट्स। द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म यूजिंग ग्रबलर्स क्राइटेरिया। ग्रबलर्स क्राइटेरिया, देखिए ये क्वेश्चन 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का भी मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन क्या थी, 3l माइनस 1 माइनस 2j माइनस h। ग्रबलर्स ने बोला कि यार h को रख दो आप 0, चलिए रख देते हैं 0, h की वैल्यू हो गई 0। नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, यहां पर l की वैल्यू है 8 और j की वैल्यू है 10, क्योंकि रोटरी ज्वाइंट है तो रोटरी ज्वाइंट में हमेशा सरफेस कांटेक्ट होगा, रोटरी ज्वाइंट में सरफेस कांटेक्ट होगा। नंबर ऑफ लोअर पेयर्स कितने हो गए, 10। तो दिस इज माई लोअर पेयर, ठीक है, दिस इज माई लोअर पेयर। और लोअर पेयर या बाइनरी ज्वाइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, j से। तो कितने हैं, j की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 10, ठीक है। तो j की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 10। सारी वैल्यूज को उठा के इसमें रखिए, 3l माइनस 1, l कितना है 8, तो 8 माइनस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ j की वैल्यू कितनी हो गई, j की वैल्यू हो गई कितनी, 10। कितना हो गया, 3, 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 7 माइनस 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20, ठीक है। कितना हो गया, 7 त्रिक 21, 21 में से 20 गया, कितना आ गया। आप बोलोगे सर आपने बोला ये क्वेश्चन तो 1 सेकंड का था, आपने खुद के 30 सेकंड ले लिए। बिल्कुल 1 सेकंड का था, मैं तो आपको समझा रहा था। ध्यान से देखिए, इसने क्या लगा दिया, ग्रबलर्स क्राइटेरिया। इसने क्या लगा दिया, ग्रबलर्स क्राइटेरिया। और अगर आपको ग्रबलर्स क्राइटेरिया की कंडीशन पता हो, तो ग्रबलर्स क्राइटेरिया की मैंने आपको 2 कंडीशन बताई थी। वो कंडीशन क्या थी कि हम h की वैल्यू को क्या मानेंगे, h की वैल्यू को हम मानेंगे 0, और दूसरा हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी कितना मान रखा था, 1। These were the 2 conditions of Grubler's criteria। तो अगर यहां पे Grubler's criteria इसने लिख ही दिया, तो हमें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी। आप तो देख के बोल सकते थे कि सर Grubler's criteria है, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट क्लियर है। अब हमारा आता है सिंपल मैकेनिज्म।
ये सिंपल मैकेनिज्म हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। सो आप रिवीजन करते रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है उसको आप टिक मार्क करके रखिए, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि रिवीजन इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मायने रखती है कि आपने कितना रिटेन किया हुआ है। रिटेन का मतलब आपको कितना याद है। आप इतनी सारी चीजें पढ़ लो और आपको कुछ भी याद नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है। तो आप रिवीजन करते रहिए। कोई डाउट आता है, मैं हमेशा फ्री हूं, हम एलडीआरसी में डिस्कस करेंगे, या अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे अपने सिंपल मैकेनिज्म को। ओके, थैंक यू।